पता नहीं क्या मसला है। एक तो इंसान बीमार हो, ऊपर से इन लोगों के नखरे बर्दाश्त करो। मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब थी, मजीद खराब हो गई है। वो गाड़ी में आकर बैठते हुए बोला, जबकि शाहरुख भागता हुआ गाड़ी की पिछली सीट पर आया था। यू आर राइट ही सर, वहाँ अंदर सारे कैमरे ऑन थे। मैं सारे के सारे फुटेज निकाल कर ले आया हूँ। रोयाम बड़ा होगा ना तो इसको दिखाऊंगा कि इसका बाप किस तरह हाथ से लोगों के ऑपरेशन करता था। वो मजे से अंदर बैठते हुए एक यूएसपी निकालकर अपनी जेब में डाल गया था। अच्छा ठीक है, बस करो, यारम की तबीयत खराब हो रही है। हिजर ने इसे देखते हुए कहा तो शाहरुख परेशान होता यारम की तरफ देखने लगा था। यारम, तुम ठीक हो ना? मैं गाड़ी ड्राइव कर लूं? शाहरुख अच्छा सा परेशान हुआ था, जबकि हिजर जरा सा मुस्कुराया। वो ठीक नहीं है, इसे इसकी बीवी की याद आ रही है। बस दुआ करो रूह की आंख न खुली हो, वरना आज यारम कासमी आर या पार होगा। वैसे अगर रूह ने अस्पताल से निकाल दिया ना तो मेरे घर आ जाना। इसने हल्का सा इसके कंधे पर हाथ मारा था। शराब, वो नहीं जागी होगी। अगर वो जागी हुई तो मैंने अपने साले की हड्डियां तोड़ देनी है। और प्लीज यारम, दर का काम सिर्फ रुकी की हिफाजत करना है। अगर वो जाग जाए तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। मासूमा को अपने दोस्त पर रहम आया था। मासूमा बेटा, मुझे इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों से इंतहाई चिढ़ है। एक मेरे साले से और दूसरा मेरे साले को सपोर्ट करने वालों से। वो गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए बोला। मासूमा ने अपने लबों पर हल्की सी मेसनी मुस्कुराहट सजाई थी। इसकी गलती है सर, इसी की गलती है। इसकी हड्डियां तोड़नी चाहिए। ये कोई बात हुई? आप इसको रूह की जिम्मेदारी दे आप इसको रूह की जिम्मेदारी देकर आए हैं। अगर रूह जागती है तो सारी जिम्मेदारी इसी की है। इसी की बैंड बजाइएगा। और सपोर्ट, मैं इसको सपोर्ट करूंगी? नो नेवर, मेरा दिमाग खराब है जो मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं जिनसे आपको चिढ़ हो। मैं ऐसे इंसान की गर्दन अपने हाथों से ना मरोड़ दूं। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। बस बस बेटा, मुझे आ गया तुम्हारी वफादारी पर यकीन। इसके अंदाज पर जहाँ बाकी सबकी हंसी छूटी थी, वहीं यारम भी इसे देखते हुए बोला तो इसने गहरी सांस खींची थी। शुक्र है यकीन आ गया। वो गहरी सांस लेती सरगोशी नुमा आवाज में बोली तो शारफ का कहका छूट गया था। सब लोग दुआ करो कि रुख ना जागी हो, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। कहा भी था इन लोगों को जल्दी से काम निपटाने दो, मुझे वापस जाना है। लेकिन इन लोगों ने मरने में इतना वक्त लगा दिया। अगर रूह जाग गई तो? वो अच्छा खासा परेशान था। अरे कुछ नहीं होता यारम, तुम कोई बहाना मार देना, हिजर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। बहाना मारना इतना आसान है ना? जरा बहाना मार के दिखा सामने, मैं देखता हूँ कैसे मारता है और वो तेरे बहाने पर यकीन करेगी। वो इसका बाजू थामता इसे गाड़ी की पिछली वाली सीट पर बैठी लैला की तरफ मतवज्जो कर रहा था। यार लैला हमारे साथ गई थी, रूह हमारे साथ थोड़ी ना गई थी। बहाना, यारम ने लफ्ज़ पर जोर दिया था। लैला मैं बाहर घूमने गया था, हिजर ने यारम के घूरने पर लैला की तरफ देखकर कहा था। जब लैला ने अगले ही लम्हे एक जोरदार मुक्का इसके पेट के बीचों बीच मारा था। झूठे कहीं के, मेरे सामने बैठे हो, मेरे साथ गए थे तुम, तुम्हें लगता है तुम्हारे इन फजूल बहानों पर मैं यकीन करूंगी? वो गुस्से से इसका कान पकड़ते हुए बोली तो यारम ने आंखों ही आंखों में इशारा किया था। यारम लैला और रुख में फ़र्क है। वैसे भी रुख लैला की तरह चालाक थोड़ी है। और तुम मेरी बीवी को बेवकूफ़ समझ रहे हो? यारम ने आंखें दिखाई थी। नहीं नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि रुख को कैसे पता चलेगा? वो तो हमारे साथ गई ही नहीं थी, तो हम कोई भी बहाना बना सकते हैं ना? रूह के सामने कोई बहाना नहीं चलता, इसको सब कुछ पता चल जाता है। यारम बेबसी से बोला था, जबकि इसे इतना बेबस देखकर वह सब एक दूसरे को देख कर रह गए थे। यारम इतना बेबस सिर्फ एक इंसान के मामले में था। वो सभी लोग जानते थे रूह की नाराजगी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसकी खातिर वो इतने दिनों से अस्पताल की जेल काट रहा था कि कहीं वो इससे नाराज ना हो जाए। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, वो गाड़ी अपने घर के बाहर रोकते हुए बोला था, जबकि हिजर इसके साथ ही उतरते हुए अंदर आ गया था। ये शर्ट यहाँ पर किसने फेंकी है? अपने कमरे में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले ज़मीन पर पड़ी अपनी सफ़ेद शर्ट देखी थी। मेरे ख्याल में जब तुम पिछली दफ़ा अस्पताल से बाहर निकले थे ना, तब फेंकी थी तुमने, हिजरे से याद दिलाते हुए बोला था। जबकि वो लाइट ऑन करता फिर जबकि वो लाइट ऑन करता फर्श पर पड़े खून की बूंदें देखने लगा था। फर्श तो अच्छा खासा गंदा था। अगर ऐसे में रूह यहाँ पर आकर ये सब कुछ देख लेती तो? रूह ठीक ही तो कह रही थी, घर तो काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी धूल मिट्टी थी यहाँ पर, और रूह यहाँ आकर अपना घर साफ करने वाली थी।
अगर वो ये सब कुछ देख लेती तो इसने ताज़ा खून की बूंदें भी वहीं देखी थी। अब ये किसका खून था यारम नहीं जानता था। कम से कम यारम का नहीं था क्योंकि इसे कोई जख्म नहीं आया था। पूरा कमरा गंदा हो रहा है। यारम अपनी शर्ट उतारते हुए शर्ट वहीं ज़मीन पर फेंकता, दूसरी शर्ट निकालने लगा था। फिर ख्याल आया कि इसे नहा ही लेना चाहिए। शारफ को बोलो सफाई करे, बल्कि नहीं, वो ठीक से सफाई नहीं करेगा, सारम को बुलाओ। वो वॉशरूम में घुसते हुए बोला, जबकि हिजर सारम के नाम पर उलझा था। यारम सारम को क्यों बुलाना है? मेरा मतलब है हम लोग मिलकर कर देते हैं ना। तुम सब लोग मिलकर भी इसके लेवल की सफाई नहीं कर सकते। बुलाओ इसे। यारम कहते हुए अंदर घुस गया था। जबकि 5-10 मिनट में वो शावर लेकर बाहर आया तो डायर से अपने बाल खुश करने लगा था, जबकि हिजर मुसलसल सारम को कॉल करने में मसरूफ था। फ़ोन नहीं उठा रहा। हिजर ने इसके निकलते ही बताया था, तो यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? उठा कर ले आओ इसे, इससे पहले कि रूह यहाँ घर आए। घर का कोना कोना चमकना चाहिए हिजर अहमद, वरना तुम लोगों में से कोई एक भी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। यारम इसके गाल थपथपाते हुए बाहर निकल गया था, जबकि हिजर सर पर हाथ मारता इसके पीछे ही आया था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई थी, जबकि गहरी नींद में सोता सारम हड़बड़ा कर उठा था। ये कौन आ गया इस वक्त? कौन आ गया का क्या मतलब है? वहीं आए हैं जिनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे आप। चाहिए कम से कम फ़ोन उठा लेते तो नींद ना ख़राब होती मेरी। और वह वापस बेड पर लेटते हुए खुद पर कमर तान चुकी थी, जबकि सारम ने मुंह बनाया था। हिजर के नंबर से कॉल आते ही वो समझ चुका था कि ज़रूर यारम नहीं कोई गुल खिलाया है जिसके लिए वो उसे बुला रहे हैं। इसने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया था, क्योंकि मासूमा के नंबर पर मैसेज करते हुए इसने बुलाने की वजह भी जान ली थी। और वो हरगिज़ यारम के घर की सफाई नहीं करने वाला था। इन लोगों ने तो इसे म्यूनसिपलिटी वाला ही समझ लिया था। वो लोग गंद मचाएंगे और सारम जाकर इनकी सफाइयाँ करेगा। वो तो हरगिज़ नहीं जाने वाला था। रुआ मेरी जाने मन, प्लीज़ नीचे जाकर कह दो ना कि मैं घर पर नहीं हूँ। यार वो लोग मुझसे सफाइयाँ करवाने लेकर जा रहे हैं। इसने मिन्नत भरे अंदाज में उर्वा के सर से कम्बल हटाया था। बहुत अच्छी बात है, जाएं और जाकर सफाइयाँ करें। मेरी शॉपिंग के टाइम पर सैलरी नहीं आ रही थी ना आपकी? वो गुस्से से कहती कम्बल मुंह पर डाल गई थी, जबकि सारम पछता रहा था कि इसने क्यों उर्वा से कहा था कि इसकी सैलरी नहीं आई। काश वो उसे शाम को शॉपिंग पर ले जाता तो यकीनन वो इसे सफाइयों से बचा लेती। जानू आई प्रॉमिस ना, मैं तुम्हें कल सुबह सुबह शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। अरे बार में गई सैलरी, मैं यारम से उधार लेकर तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। कल तुम्हारी शॉपिंग पक्की। प्लीज़ जाकर बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ, नाइट ड्यूटी पर कहीं गया हुआ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान। वो जो चेहरे से कमल हटाते इसे देख रही थी, इसकी मिन्नत भरे अंदाज पर उठकर बैठ गई थी। ठीक है, कहकर आती हूँ। लेकिन अगर फिर भी इन लोगों ने मेरी बात का यकीन ना किया, या वो लोग अंदर आ गए ना, तो आप शॉपिंग करवाने से मुकर नहीं सकते। वो इसे देखते हुए वॉर्न करने लगी थी, तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था, जबकि उर्वा खुशी खुशी नीचे की तरफ चली गई थी। हेलो हिजर भाई, कैसे हो आप लोग? आप आधी रात को यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हाय, हम तुम्हारे हस्बैंड को लेने के लिए आए हैं। एक छोटा सा काम पड़ गया है, ज़रूरी वाला, और तुम्हारे हस्बैंड से बेहतर वो कोई काम कोई और कर ही नहीं सकता। तो बुलाओ ज़रा इसको नीचे। हम कब से फ़ोन कर रहे हैं, कमीना उठा ही नहीं रहा। हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो घर पर नहीं है, नाइट ड्यूटी पर गए हुए हैं। और वह फ़ौरन से बोली थी, अरे बेटा झूठ नहीं बोलते, वो भी ऐसे टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना यारम अस्पताल में है। ऐसे में यारम को सारम की मदद की ज़रूरत है, वो इसे बुला रहा है। हिजर इसे देखते हुए कहने लगा था, आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रही हूँ? और यारम भाई बुला रहे हैं सारम को, तो सारम ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग इन्हें सफाइयाँ करवाने लेकर जा रहे हैं? सारम ज़रूर से ज़्यादा ही मुझसे झूठ बोलने लगे हैं। इनकी ऐसी की तैसी, ऊपर कमरे में है, ले जाएं इन्हें अपने साथ। और मेरा मत बताइएगा कि मैंने आपको बताया कि वो ऊपर कमरे में है, वरना वो मुझे सुबह शॉपिंग पर लेकर नहीं जाएंगे। वो दरवाज़ा खोलते हुए बोली थी, जबकि हिजर और शारफ एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए अंदर आ गए थे। अगले 5 मिनट में वो इसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो शोर मचा रहा था और उर्वा को मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन वो भी मासूमियत की इंतहा कर रही थी और तेज तेज पीछे पीछे आ रही थी। अरे मैं क्या करूं? मैंने इन लोगों को बोला, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बताइए शाहरुख भाई। अब वो यकीनन इसके पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए ही आ रही थी। हाँ हाँ, इसने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया, हमें खुद ही पता था। तेरे गंदे करतूत हमें पहले ही पता थे कि तू अंदर ही होगा, इसीलिए हमने इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। खिजर ने भरपूर उर्वा का साथ दिया था।
यार मैंने नहीं करनी सफाई, प्लीज़। मैं कोई झाड़ू वाला थोड़ी हूँ, एक पुलिस वाला हूँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आधी आधी रात को एक पुलिस वाले को उठाकर सफाइयों के लिए लेकर जाते हो। वो दुहाई दे रहा था जब पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसने हैरत से पलटकर पीछे की तरफ देखा था। बंद करके ही वो दरवाज़ा। इस मामले में तो तेरी बीवी भी तेरे साथ नहीं है। चल बेटा तू सफाइयाँ ही कर। वो इसे उठाए लेकर जा रहे थे। एक तरफ से इसे हिजर ने उठाम रखा था, जबकि दूसरी तरफ से शारफ ने। इसे गाड़ी में डालते ही वो सीधे यारम के घर की तरफ लेकर जा रहे थे। यारम आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर लाइट जल रही थी। रूह इसकी गैर मौजूदगी में कमरे की लाइट ऑफ नहीं करती थी, लेकिन वो जाने से पहले लाइट ऑफ ही रख कर गया था। तो क्या दर्क ने कमरे की लाइट ऑन की थी? नहीं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता था जिससे रूह के जागने के चांसेस हों। तो क्या वो जाग रही थी? इसने सोचते हुए कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने ही रूह को आराम से बेड पर बैठे दरवाजे को घूरते हुए देखा था। यारम ने गहरी सांस लेते हुए अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हो गई तुम्हारी चहलकदमी यारम, हो गई वापसी। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, पीछे से दर्क बोला था, जबकि यारम ने घूर कर दर्क को देखा था। रूह कितनी देर से जागी हुई थी इसे अंदाज़ा नहीं था, जबकि दर्क जानता था कि वो इस वक्त हिजर और लैला के साथ होगा। कम से कम वो इसे एक मैसेज करके बता तो सकता था कि रुक जाग चुकी है। इसका फ़ोन रुक के कब्जे में था, लेकिन हिजर और लैला के फ़ोन पर मैसेज करके कम से कम वो बता तो सकता ही था कि रुक जाग चुकी है और इसकी शामत आ रही है। लेकिन इसने जानबूझकर इसे नहीं बताया था। कहाँ से आ रहे हैं आप? रूह ने घूरते हुए इससे सवाल किया था। मैंने बताया ना तुम्हें। वो चहलकदमी करने गया था, दर्क बीच में कूदते हुए बोला था। अंदाज ऐसा था जैसे यारम को बचाना चाहता हो, जबकि इसके मजाकिया हेज अंदाज पर यारम ने आंखें घुमाई थी। दर्क भाई, आप एक साइड पर होकर बैठ जाएं। मैंने आपसे कुछ भी नहीं पूछा। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये मेरा और मेरे शोहर का मामला है। इसने दर्क को ज़रा सख्ती से टोका था। ये मेरा मामला नहीं है। मैं तो बीच में वैसे भी नहीं बोलना चाहता, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि यारम जाने से पहले मुझे बता कर गया था कि इसे इस रूम में घुटन हो रही है, इसीलिए वो ज़रा बाहर चहलकदमी करने जा रहा है। दर्क ने वाज़ेहत दी थी। और चहलकदमी करके वापस आते हुए कितने लोगों की गर्दनें काट कर आए हैं, ये इस बात के बारे में भी यकीनन आप जानते ही होंगे। वो अगले ही लम्हे इसकी तरफ बढ़ते हुए घूर कर इसे देखती सवाल करने लगी थी। इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मुझे नहीं देता। वो फ़ौरन पीछे हट गया था। रुक बेबी, तुम्हें सच में लगता है कि मैं लोगों की गर्दनें काटने गया था? वो मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी यहाँ अंदर, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद मुझे वोमिटिंग होगी, इसीलिए मैं बाहर ठंडी हवा लेने के लिए चला गया था। यारम ने सफाई दी थी। अरे वाह, क्या बहाना बनाया है। मानना पड़ेगा आपको, वोमिटिंग आपको होगी या आपके करतूतों की वजह से लोगों को वोमिटिंग होगी। मैं क्या जानती नहीं हूँ आपके बारे में? लैला और मासूमा मुझे आपके बारे में सारे करतूत बता चुकी हैं। वो गुस्से से घूरते हुए बोली। तो यारम के साथ साथ धर को भी झटका लगा था। रुक, यारम ऐसा इंसान नहीं है, तुम जानती हो इसने आज तक तुम्हारे अलावा और किसी को गलत नजर से नहीं देखा, और तुम इसकी बीवी हो। दर्क ने जैसे यारम के किरदार की गवाही दी थी, जबकि इसकी अजीबोगरीब बात पर रुख इसे घूरने लगी थी। अब बात को कौन सा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करें। वो सीने पर हाथ बांधते दर्क से पूछने लगी थी। मैं बात को वही रुख दे रहा हूँ जो तुम कह रही हो। यारम के करतूत ऐसे हैं जिसकी वजह से दूसरों को वोमिटिंग होगी। मैं लोगों की गर्दनें काटने की बात कर रही हूँ। वो दांत पीसते हुए बोली थी। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा तुम दूसरी वाली करतूतों की बात कर रही हो। यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने जीजू के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। इस मामले में इसके किरदार की गवाह मैं खुद हूँ। इसके किरदार का गवाह मैं खुद हूँ, तर्क ने जज्बाती होते हुए कहा था। मैंने मांगी आपसे गवाही, मेरी बात का रुख पलटने की ज़रूरत नहीं है। आज हिसाब किताब बेबाक हूँ कि बहुत हो गया। मैं यहाँ इनकी खातिर क्या क्या कर रही हूँ, सिर्फ इनकी सेहत के लिए मैं यहाँ खुद इनके साथ अस्पताल में रह रही हूँ और ये मेरे साथ बेईमानियाँ कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि मैं इन्हें ऐसा करने दूंगी। कौन से कीड़े काटते हैं आपको इस अस्पताल में कि आपसे यहाँ रुका नहीं जा रहा? हालत ख़राब है आपकी, बीमार हैं आप, आपका अस्पताल में रहना ज़रूरी है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? अब इसे गुस्सा आने लगा था, जबकि इसका गुस्सा देखते हुए यारम की धड़कनों में इश्ताल और बढ़ने लगा था। अब वो इसे कैसे बताता कि वो इसे गुस्से में और भी ज़्यादा हसीन लगती है और भी ज़्यादा प्यार करने के काबिल लगती है। रुख मैं बता तो रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे किसी काम के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ चहलकदमी करने के लिए गया था। और देखो वापस भी आ गया ना मैं बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं। वो अभी बोल ही रहा था जब रूह ने तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए इसका हाथ थाम कर अपने सर पर रख दिया था। अरे क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए? बोले ना,
बोले आप आगे पीछे कहीं नहीं गए थे, सिर्फ चहलकदमी करके वापस आए हैं। आपने किसी को काटा नहीं, किसी को मारा नहीं। बोले आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आप इस वक्त कोई भी काम करके नहीं आ रहे, बल्कि आप सिर्फ चहलकदमी करके बल्कि आप सिर्फ चहलकदमी करने के लिए गए थे और सिर्फ चहलकदमी करके वापस आए हैं। इसका हाथ अपने सर पर रखते बिल्कुल सीरियस अंदाज में वो बोल रही थी, जबकि यारम से अब कुछ भी नहीं बोला गया था। देखा, पकड़े गए ना, मैं पहले ही जानती हूँ यारम, आपको एक जगह सुकून है ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मेरी कोई भी बात मान जाएं। आपके लिए मेरी कोई भी बात अहमियत ही नहीं रखती। अगर मेरी कोई भी बात आपके लिए अहम होती तो आप कभी भी मुझे इस तरह से धोखा नहीं देते। वो बेहद गुस्से में बोल रही थी। धोखा? रुख, मैंने क्या धोखा दिया है तुम्हें? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। तुम्हारी खातिर ही तो यहाँ अस्पताल में रह रहा हूँ। और मैं नहीं जानता कहीं भी अगर वहाँ और मैं नहीं चाहता कहीं भी अगर वहाँ मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो। मैं भी समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत सारे फ़र्ज जुड़े हैं, बहुत सारे काम जुड़े हैं जो मुझे हर हाल में करने हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो सिवाय मेरे और कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ अस्पतालों में पड़े रहने के लिए नहीं बना हूँ, और तुम्हें ये बात समझनी होगी। वो पियासिस का चेहरा थामते हुए बोला, तो दर्द बड़ी चालाकी से वहां से निकल गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानेंगे। वो रूठे लहजे में बोली थी। मानूंगा, जरूर मानूंगा। मैं इस दुनिया में किसी की कोई बात नहीं मान सकता, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। जो कहोगी वो करूंगा, लेकिन इन आंखों में आंसू ना हो। इसके आंखों में आंसू देखकर वो जैसे तड़प उठा था। इन आंसुओं की वजह भी आप ही हैं यारम। क्यों नहीं खुद को ठीक होने देते? क्या मसला है आपके साथ? बस इतना ही तो चाहती हूँ कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ से ना निकले। यहाँ इलाज हो रहा है यारम आपका। आप ठीक नहीं हैं, आपको मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जब तक आपका इलाज होता है तब तक आप डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। मैं आपके ज़ख्म नहीं देख सकती यारम, मुझसे आपकी तकलीफ़ नहीं सही जाती। आपको दर्द नहीं होता ना सही, लेकिन आपकी तकलीफ देखकर मुझे दर्द होता है। मुझसे नहीं मुझसे नहीं देखे जाते आपके जख्म। इसके सीने पर अपना सर रखते हुए वो सचमुच में रो दी थी, जबकि इसके आंसू पर यारम का दिल जैसे बेचैन हो उठा था। सीने में छुपा गम जागा। जब रुख चुप रुख, खबरदार खबरदार, जो एक भी आंसू चुप रुक, खबरदार, एक भी आंसू मत बहाना। नहीं जा रहा मैं कहीं भी, जब तक तुम कहोगे यहीं पर रखूंगा, इसी अस्पताल में। कहीं नहीं जाऊंगा, ये वादा है यारम काज़मी का। लेकिन तुम आंसू नहीं बहाओगी। आज के बाद समझ में आई? वो इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर अपने सामने करते हुए बोला, तो रुख ने आंखें साफ करते हुए हाँ में सर हिलाया था, जबकि यारम अगले ही लम्हे इसके लबों पर झुकता इसके लबों को कैद कर गया था। वो काफ़ी बेचैनी से इसके लबों को चूमते हुए इसकी गर्दन पर झुक गया था, जबकि रुख इसके गीत अपना हिसार बनाती इसमें छुपने लगी थी। जब अचानक ये एहसास हुआ कि कमरे में दर्द भी मौजूद है, इसने पलटकर देखना चाहा तो दर्द कहीं भी नहीं था, जबकि यारम मजीद बेखुद होते हुए इसकी कमर को थामता इसे मजीद खुद में बेचने लगा था। यारम, दर्द भाई कहाँ गए? वो परेशानी से इससे पूछने लगी थी। तुम्हारा भाई अकल का अंधा नहीं है, जानता है कि मियाँ बीवी को अकेले वक्त गुजारना है। वो इसे नरमी से थाम कर अपने करीब करता इसे अपनी बाहों में उठाए सोफे पर ले आया था। ओ यारम, आपको दर्द नहीं होता क्या? कैसे मुझे मज़े से उठाकर यहीं कैसे मुझे मज़े से उठाकर कहीं भी रख देते हैं? आप ज़ख्मी हैं, गोलियां लगी हुई हैं आपको, लेकिन आपको तो जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं है। वो सोफे पर बैठते हुए कहने लगी थी, जबकि वो एक घुटना इसकी साइड पर रखता, पैर यूं ही ज़मीन पर रखे इस पर वज़न डालता इसे पीछे सोफे पर लटा गया था। जब मेरी रूह मेरे सामने होती है, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता, दुनिया की कोई तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती। बस ये खुशबू महसूस होती है जो मुझे पागल कर देती है। जब तुम मेरे पास होती हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की, महसूस करने की, हर तरह की हिस्स खो चुका हूँ मैं। बस ये एहसास रहता है कि जिसके लिए मुझे सांसें दी गई हैं वो मेरे पास है, मेरी ज़िंदगी मेरे पास है, मेरे जीने की वजह मेरे पास है। और यारम काज़मी को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी और चीज़ की तलब है। तुम्हें पाना, तुम्हें छूना, तुम्हें छूना, तुम्हारी खुशबू में खो जाना, बस यही यारम काज़मी की ज़िंदगी का मकसद है। यही मेरे जीने की वजह है। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। अगर तुम नहीं तो यारम काज़मी भी नहीं। अगर तुम्हें खो दिया ना तो सब कुछ खो दूंगा रूह। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कभी नहीं खो सकता।
तुम मेरी दुनिया नहीं, मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसें हो, तुम सब कुछ हो। तुम यारम की रूह हो। वो इस पर झुकते हुए इसके चेहरे के हर नक्श को अपने लबों से चूमने लगा था। एक एक नक्श पर अपने लब रखते हुए वो बेखुद सा होता चला जा रहा था, जबकि इसकी बेखुदी के सामने रुख पिघलने लगी थी। इसकी बाहों में वो सिमटने लगी थी। ठीक से करो सारम, यहाँ से, ये देखो, यहाँ पर खून के धब्बे हैं। वो आराम से सोफे पर अल्टी पल्टी मारे बैठा था, जबकि सारम फर्श होने के बाद अब दाग चेक कर रहा था। दाग इसे तो नजर नहीं आए थे, लेकिन हिजर को नजर आए थे। लेकिन साफ तो इसी ने ही करने थे, इसीलिए इन दोनों को घूरता इसलिए इन दोनों को घूरना बनता था। ये ठीक से साफ करो, कोई जगह गंदी नहीं रहनी चाहिए, वरना यारम तुम्हारा क्या हाल करेगा, ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। यारम मेरा क्या हाल करेगा, ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन ये यहाँ गंदगी कर कौन रहा है? यारम तो वहाँ अस्पताल में पड़ा हुआ है ना, बीमार है, तो ये यहाँ रोज आकर शर्ट्स कौन चेंज करता है? और ये जगह जगह खून के धब्बे के निशान कैसे आए? वो गुस्से से पूछने लगा था। अले मेरे बेबी, तुम पूछोगे और हम तुम्हें बता देंगे, इतने पागल लगते हैं ना। तुम कभी कभी ये क्यों भूल जाते हो कि तुम सच में कोई सफाई वाले नहीं, बल्कि एक पुलिस वाले हो? शारफ ने इसकी हालत के मजे लेते हुए सवाल किया तो वो इसे घूरने लगा था। मैं टाइम वेस्ट करने के बजाय तेजी से अपना काम करने लगा था। यहाँ पर हम तो आने से रहे, यकीनन यारम ही आता है, और इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो साफ सुथरे तरीके से अपने कपड़े बदले। इसलिए जहाँ पर जगह मिलती है कपड़े बदल कर चला जाता है। और ये खून तो इन लोगों का है जो कपड़ों पर या फिर हाथों पर लग जाता है। तुम्हें तो पता है वो ब्लेड चलाने में ऐसा माहिर इंसान है कि आज तक इसके हाथों पर कोई जख्म नहीं हुआ। क्या मतलब तुम लोग क्या मतलब तुम लोगों का? तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अस्पताल में रहने के बावजूद भी यारम ये कसाईयों वाला काम कर रहा है? वो अच्छी तरह से पोछा लगाते हुए झुककर कमर सीधी करने लगा था। वट? कसाई वाले काम? वो तो छुरी इस्तेमाल ही नहीं करता। हिजर ने बाकायदा सोफे से नीचे उतरकर जमीन पर झांक कर दाग देखा था। ओ हाँ, वो तो नईयों वाले काम करता है ना। सारम ने सर पर हाथ मारते हुए जैसे अपनी बात की दुरुस्तगी की थी, जबकि हिजर ने इससे घूरा था। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, या सच में इन कामों से तंग आकर तुम खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो, या फिर यारम के हाथों मरना चाहते हो? हिजर ने इसे देखते हुए कहा था, तो इसने कंधे उचकाए दिए थे। यार, एक तो ये देवल गैंग वाले, इनसे सच हजम नहीं होता। तुम लोग रोज पानी में इनो डालकर पिया करो, इससे हजमा भी ठीक हो जाता है। हो सकता है इसके बाद तुम लोग मेरी बातें हजम करने की ताकत खुद में पाओ। बातें नहीं, ताने बोलते हैं इसे। खैर किसी दिन हम खैर किसी दिन हम हजम कर ही लेंगे। तुम बताओ, यारम की मार हजम कर पाओगे? इसका लहजा तंजिया था। खिजर, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यारम काजमी से डरता हूँ? सारम ने अब जरा गुस्से से पूछा था। इसमें लगने वाली क्या बात है? फर्श साफ हो गया है, मेरे ख्याल में वाशरूम में भी खून के धब्बे हैं। प्लीज। वो इसे वो इसे रास्ता देते हुए बोला तो सारम गुस्से से इसके पैर पर अपना पैर रखता आगे बढ़ा था, जबकि हिजर ने इसकी इस हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बेचारा बहुत बुरी हालत में था। वो मजीद इसे छेड़ना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन फिलहाल वो इसके घर को शीशे की तरह चमका चुका था। लो चाय पियो। इसके बाहर आकर बैठने की देर थी कि शारफ ने इसके सामने चाय का कप रखा था। ये बर्तन मैं नहीं धोऊंगा, इसने गुस्से से शारफ को घूरा था। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। खैर, बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं, जो काम आपको आता हो इसे कभी ठीक से ना करो, वरना वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और अब मुझे इस बात में 100% हकीकत नजर आती है। तुम्हारे तुम्हें पुलिसगिरी करनी ही नहीं आती, इसलिए तो आज तक यारम का कुछ नहीं उखाड़ सके। लेकिन एक काम में तुम माहिर हो, और वो काम है सफाई का। तुम्हें यारम का आजमी को नहीं बताना चाहिए था कि तुम इतनी अच्छी सफाइयाँ करते हो। देखो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। चाय के बर्तन धोकर जाना, हिजर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। शारफ कहते हुए यारम के घर से निकला था, जबकि वो इसकी पीठ को घूरता चाय का कप अपने लबों से लगा गया था। इसे इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। अब यारम की नाइट ड्यूटी करने के बाद इसे सुबह अपनी ड्यूटी भी करनी थी, जो सचमुच में इसके लिए किसी इम्तहान से कम नहीं थी। चाय खत्म करते हुए वह किचन में आया तो सामने सिंक में बर्तन पड़े थे। चाय के गंदे बर्तनों के साथ कुछ खाने पीने के बर्तन भी थे। यानी कि जब वो यहाँ काम कर रहा था, वो दोनों किचन में ठूंस रहे थे। वो गुस्से से सिंक के पास आता जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगा था। क्या जिंदगी है मेरी! यूनिफॉर्म तो मैंने सिर्फ दिखावे के लिए पहनी है, काम तो मेरा ये है, इस डॉन की गुलामी करना। और सारे बर्तन साफ करते हुए जल्दी से अपना काम निपटाता तेजी से यारम के घर से निकल गया था। घर जाकर इसने अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसकी आंख खुली
तो रूह वहाँ कहीं भी नहीं थी। यकीनन वो रोयाम और सोनू के लिए नाश्ता लेने के लिए गई हुई थी। रोयाम अभी तक इसके सीने पर लेटा सो रहा था, जबकि सोनू कमरे में नहीं था। यकीनन वो रूह के साथ ही गया हुआ था। यारम प्यार से रोयाम का माथा चूमता इसे मजीद खुद में भेजने लगा था। इरादा इसे जगाने का था। सुबह सुबह इसके साथ मस्तियां करके ही तो इसका दिन अच्छा गुजरता था। उठ जा चूजे, कितना सोएगा। अच्छे बच्चे इतनी देर तक नहीं सोते। तो भी अस्पताल में रहकर गंदा बच्चा बनता जा रहा है। वो इसे मजीद ऊपर की तरफ करते हुए इसका चेहरा अपने सामने करने लगा था। जब वो जरा सी आंखें खोलता, इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया था, यानी अब भी इसका सोने का इरादा था। चूजे देख, वो नर्स कितनी प्यारी है। यारम काफी देर इसके साथ मस्तियां करता रहा, कभी इसे गुदगुदी करता, कभी इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश करता। लेकिन रोयाम पूरी तरह नींद के ड्रामे कर रहा था। उसकी लरजती हुई पलकें देखकर वह समझ चुका था कि बेटा फिर से बाप से पंगे ले रहा है। तभी इसने अचानक से कहा तो रयाम ने फौरन गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा था। वो तो अंकल हैं। वो मुंह के डिजाइन बिगाड़ते हुए बोला था। तो क्या तुझे खूबसूरत नाच देखनी थी? आने दे तेरी माँ को, बताता हूँ। पहले ही जानता था कि तू यहाँ अस्पताल में मेरे लिए नहीं बल्कि नर्सों को तारने के लिए रुका हुआ है। ठरकी बच्चा, शर्म नहीं आती? तेरी माँ की उम्र की है, बल्कि माँ जैसी हैं ये औरतें। छी 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 छी। गंदा बच्चा। वो गैर इरादी तौर पर आते हुए डिम्पल्स छुपाता इसे तंग करने लगा था। मैं नहीं देखता नर्स को, वो खुद किसी करती हैं। वो परेशानी से अपनी सफाई देने लगा था। हाँ हाँ, तू तो सीधा साधा मामू टाइप है ना, जो तू कुछ भी नहीं करता, हर कोई तेरे पीछे लगा रहता है। तू कितना शरीफ है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। खुद लाइन देता है इन्हें, फिर इनके किसी लेकर इंजॉय करता है। आने दे तेरी माँ को, बताता हूँ मैं इसे कि कितना बिगड़ गया है इसका बेटा। मैं नहीं बिगड़ा, मैं अपनी मम्मा का अच्छा बच्चा हूँ, शहजादा बेबी हूँ। वो परेशानी से इसे अपना यकीन दिलाने लगा था। हाँ हाँ, तू कितना अच्छा है ये सब पता है मुझे। वो तो तेरी माँ है ऊपर, फिर बताता हूँ इसे कि कैसे नसें तारता है तू। यारम इसके दोनों गालों को भारी भारी चूमता मजे से बोला था, जबकि रुक कमरे में दाखिल हुई थी। इसके हाथ में रोयाम और सोनू के लिए नाश्ता था, जबकि दूसरे हाथ में कुछ कागजात थे। ये क्या है? यारम ने रुक के हाथ में कागज देखते हुए सवाल किया था। आपके डिस्चार्ज पेपर्स हैं, हम घर जा रहे हैं। वो परसुकून अंदाज में बोली तो यारम जैसे भी यकीनी से देख रहा था। टिकते तो आप है नहीं एक जगह पर, तो सोचा घर ही ले जाती हूँ आपको। वैसे भी आप जरूरत से ज़्यादा ही ठीक हो चुके हैं, और बेशर्म भी। और ऐसी बेशर्मियाँ अस्पताल में नहीं चलती, इसीलिए आपको घर लेकर जा रही हूँ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि घर में आप आज़ाद हो जाएंगे, वहाँ भी मेरी मर्जी चलेगी। और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यारम जो घर जाने की बात सुनकर खुश हुआ था, इस बात पर गहरा सा मुस्कुरा दिया था। जो हुक्म मेरी जान, बस मुझे यहाँ से लेकर चलो। मुझे इस माहौल से निकाल लो, वरना मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। ये दवाइयों की बदबू मेरे सर पर सवार होती जा रही है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। रुक के पास आने पर वो फौरन इसके गिर्द हिसार बनाते हुए इसके सीने पर अपना सर रख गया था। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, जबकि रुख इसकी शरारत समझकर फौरन ही इसके गर्दन पर हल्की सी झुटकी काट गई थी। ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। घर पर भी आपको सुकून से घूमने फिरने नहीं दूंगी। वहां पर भी मेरे रूल्स चलेंगे। वो इसके पैर पीछे करते हुए आराम से बैठी थी। मैं तुम्हारे असूलों पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मेरी जान। कम से कम मैं वहां जब चाहूँ अपनी मर्जी से तुम्हारे पास तो आ सकूंगा ना। कभी नर्स आ जाएगी, कभी डॉक्टर आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। ये वाला ड्रामा तो खत्म होगा ना। मैं सुकून से अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। तुम्हें क्या पता तुम्हारी इन बातों से कितना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बस अब से मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, तुम मेरी बातें मानना। वो मासूमियत से आंखें टिमटिमाता पर सुकून अंदाज में बोला था, जबकि रुख इसकी चालाकियां समझकर नफी में सर हिलाकर रोयाम की तरफ मतवज्जो हुई थी। जो यारम के सीने पर सर रखे कुछ उदास उदास सा था। रोयाम, मेरा बच्चा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? वह आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली थी, जबकि यारम भी इसी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। पापा कहते हैं रोमी ठरकी है। वो मुंह बनाकर बोला तो रुख ने घूर कर यारम को देखा था, जो अपनी हंसी जब्त नहीं कर पाया था। गंदे बाबा, मेरा रोमी किधर से ठरकी हो गया? मेरा रोमी तो बहुत प्यारा है, मामा का शहजादा बेटा है। रोयाम ने कभी किसी लड़की को तंग नहीं किया। लड़कियां खुद ही आकर रोमी को तंग करती हैं। वो प्यार से इसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए बोली थी, जबकि यारम की शक्ल बन चुकी थी। वो दुनिया का पहला बाप था जो अपनी बीवी के बेटे को प्यार करने पर जेलस होता था। रुख, इसे गोद से उतार भी दिया करो, हर वक्त उठाकर रखती हो। इस तरह कभी चलना नहीं सीखेगा। वो तेजी से बेड से उठा था। वैसे इसे तो ये बहाना चाहिए था ये साबित करने का कि वो ठीक है। बीमार तो सिर्फ रुख के लिए होता था, वो भी तब
जब इसने रूह को अपने पास रखना होता था। बाकी इसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक था। यारम यारम ये वाली शर्ट लाला अस्पताल लेकर नहीं आई थी, इसने यारम की शर्ट को देखते हुए कहा। तो इसका अपना ध्यान भी शर्ट पर गया था, जहाँ कॉलर के बिल्कुल साइड पर एक पैनल लगा हुआ था। इसने आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली थी। लैला ले आई होगी ना, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। अब मैं इतना भी ठीक नहीं हुआ कि घर जाकर कपड़े बदलता रहूंगा। हाँ वैसे लैला भी अजीब है, आपके सारे ही सफ़ेद कपड़े उठाकर ले आई है। और मेरी अकल देखिए, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि सारे के सारे वाइट कलर के कपड़े लेकर क्यों आई है। मैंने देखा था ये वाली शर्ट बीच में नहीं थी, पता नहीं कैसे आ गई। रोमी आ जाओ, मैं आपको ब्रश करवाती हूँ। फिर मामा के लिए यम्मी यम्मी फिर मामा आपके लिए यम्मी यम्मी सैंडविच लेकर आई हैं। वो रोयाम के उदास चेहरे को देखती हुई इसे वॉशरूम में ले जाने लगी थी। शायद वो अब तक थकी होने का गम मना रहा था। यार हम अभी बैठ जाएं, हम अभी नहीं जा रहे। आपके डिस्चार्ज पेपर तैयार होंगे, ये तो सिर्फ अप्रूवल लेटर है कि आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक तो आपको ज़रूर से ज़्यादा ही जल्दी है ना, बैठ जाएं आराम से, अभी आप कहीं नहीं जा रहे। वो वो रोमी को वॉशरूम लेकर जाते हुए इसे भी झाड़ पे ला गई थी। अप्रूव हो गया तब तो जा सकता हूँ ना, और मैं ये अस्पताल का गंदा सा खाना नहीं खाऊंगा। मेरे लिए घर चलकर कुछ अच्छा सा बनाओ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। कैरम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए आप, फिलहाल आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है। मैं आपको हरगिज़ कोई मसालेदार चीज़ नहीं खाने दूंगी जिससे आपके जख्म कच्चे हो जाए। अभी आप बीमार हैं, वो वॉशरूम से ही बोली थी। बीमार लोग घर नहीं जाते, रुख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो घर जा रहा हूँ ना। वो इसे समझाते हुए बोला था, जो अस्पताल के बजाय खाने खिला खिलाकर जो अस्पताल के बचाई खाने खा खा कर उकता चुका था। मैंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से कि आपको घर लेकर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो गए हैं। आप बीमार हैं, लेकिन मेरे बार बार कहने पर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप घर जाकर अपनी मनमानियों पर उतर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं ये अप्रूवल लेटर कैंसिल करवा दूंगी। फिर से अस्पताल में रहना होगा आपको। इसने रोयाम को बाहर लाते हुए इसे धमकी दी थी, जबकि यारम सिर्फ इसे घूरकर रह गया था। जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि यारम अस्पताल में पिछले 28 दिन से पड़ा हुआ था। इसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन रूह का कहना था कि जब तक जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, वह अस्पताल में ही रुकेगा। खैर अब वो ये सोच रहा था कि इसने रूह की जिद मानी ही क्यों थी। एहतजाज कर लेता ये मुसीबत इतने सर थोड़ा बहुत एहतजाज कर लेता तो ये मुसीबत इतने सर पर ना टूटती। पता नहीं रूह को खुश करने के चक्कर में वो अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर गया था। अब तो इसकी रूह के पर निकल आए थे। इसकी धमकियां भी बड़ी संगीन होती जा रही थी। वो खामोशी से बैठा इसे घूरे जा रहा था। फिलहाल वो इससे पंगा लेने का इरादा नहीं रखता था। एक दफ़ा वो घर पहुंच जाए, फिर तो इसने अपनी ही मर्जी करनी थी। इसे ऐसे घूर क्या रहे हैं मुझे, नहीं मानेंगे मेरी बात। घर जाकर अपनी अपनी मनमानियां ही करनी है तो अभी से बता दें, ताकि मैं अभी ये अप्रूवल लेटर कैंसिल करवा दूं। वो इसे धमकी देते हुए बोली। तो यारों ने किसी मासूम बच्चे की तरह सर झुका लिया था। बस ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। हम घर चलते हैं और वहां मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। वैसे भी तुम तो मेरी भलाई ही चाहती हो। ठीक है यार, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। यार ने किसी बेबस इंसान की तरह कहा था। बस एक दफा वो घर पहुंच जाए, इस अस्पताल की दीवारों से निकल जाए। अपनी रूह के पर तो इसने खुद ही अपने हाथों से काटने थे। गुड बच्चा, ऐसे ही मेरी सारी बातें माना करे। अब मैं आपको घर लेकर जाऊंगी और फिर आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी। आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मैं आपकी अपनी फिर आप अपनी मनमानियां कीजिएगा। रुख प्यार से उसकी गाल खींचते हुए बोली थी, जबकि वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रोयाम को इसकी गोद से निकाल चुका था। यारम बहुत हो गया, खबरदार जो आपने मेरी रोमी को ठरकी बोला। मैंने आके बड़ी मुश्किल से संभाला है इसे। रूख ने इसे घूर कर देखा था, जबकि यारम हल्का सा मुस्कुराते हुए रोयाम को मनाने लगा था, जो इसे ठरकी कहने की वजह से इसे रूठ चुका था। मैं नहीं बोलूंगा, वो इसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोला था। चूजे मर्द बन, लड़कियों की तरह रूठ कर बैठ जाता है। तू तो मेरा छोटा सा ठरकी चूजा है। मामा ने बोला रोमी ठरकी नहीं है। वो मुंह बसूर कर बोला था। हाँ तो तेरी माँ है ना, और क्या बोल सकती है। बेशक अपनी औलाद को कोई ठरकी थोड़ी ना कहेगा, लेकिन तू है, कबूल कर। वो प्यार से इसके गाल चूमते हुए मजीद शरारती अंदाज में बोला था। मैं आपकी भी तो औलाद हूँ, आपने क्यों बोला ठरकी। यकीनन वो पिछली बात का हिसाब कर रहा था। यारम ने कहा, अपनी औलाद को कोई ठरकी नहीं बोलेगा। हाँ तो मेरी ही गंदी औलाद है, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए मैं तुझे ठरकी बोल सकता हूँ। लेकिन वो तेरी माँ है, वो तुझे ठरकी नहीं बोल सकती। यू नो मामा लव।
नो, आप गंदे बाबा हो, वो मुंह के डिजाइन बिगाड़ते हुए कहने लगा था। वो इसे गंदी औलाद कहे तो वो इसे गंदे बाबा ना बोले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। रुखी इसके पास कुर्सी रखते हुए इसे सैंडविच के छोटे छोटे पीस करके खिलाने लगी थी। नो यम्मी, वो मुंह बनाकर बोला था। इसे अस्पताल की कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन रुख फिर भी इसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिला देती थी। पहले रुख इसे बाहर का कुछ नहीं खिलाती थी और ना ही इसे पसंद था। मासूमा और डेला पिछले दिनों रोज आती थी तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा घर का बनाकर ले आती थी, लेकिन यारम ने जब से इन्हें यहाँ आने से मना किया था, रुख ने इन्हें खाना लाने से भी मना कर दिया था। और तब से ही यहाँ अस्पताल की कैंटीन से खाते हुए इस रोयाम को खिलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके लिए वो इसीलिए वो खुद भी घर जाना चाहती थी ताकि वो रोयाम को इसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बनाकर खिला सके, लेकिन यारम की हालत को मद्देनजर रखते हुए वो घर अभी जाना नहीं चाहती थी। इसका इरादा यारम के जख्म जब तक पूरी तरह से ना भर जाए तब तक इसे घर ले जाने का नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक तकरीबन 3 महीने तक इसे अस्पताल में रहना था। लेकिन फिर यारम तो यारम था। अस्पताल में भी इसके बहके हुए जज्बातों को सुकून हासिल नहीं था, जबकि रुख अंदाजा लगा चुकी थी कि वो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं न कहीं बाहर जाकर अपना काम कर रहा था। वो यहाँ अस्पताल में भी सुकून से बैठा हुआ हरगिज नहीं था। और फिर इसका रोमांटिक मूड भी कभी भी ऑन हो जाता था, जिसे वो संभाल नहीं पाती थी। इसीलिए बेहतर था कि वो घर ही चली जाए। वो घर पर ही अपने और कुछ रूल्स बनाकर यारम को कंट्रोल करेगी। ये जानते हुए भी कि ये आसान नहीं है, इसने ये फैसला कर लिया था। अब आके इसने किस तरह से ये सब कुछ हैंडल करना था, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वो यारम को घर लेकर जा रही थी। रोमी, आज खा ले, शाम को हम घर पर यम्मी यम्मी खाना मिलेगा। रोमी, आज खा ले, शाम को हमें घर पे यम्मी यम्मी खाना मिलेगा। रू के हाथ से सैंडविच पकड़ते हुए वो खुद इसे खिलाने लगा, जो खाते हुए बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था। हम घर जा रहे हैं, वो इसका चेहरा देखते हुए बोला था। और नहीं तो क्या, अब हम घर जाएंगे। वो इसकी खुशी से अंदाजा लगा चुका था कि घर का नाम सुनकर ही वो खुश हो गया है, जबकि सोनू भी गोल गोल घूमता अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। एक जानवर होकर कैद रहना इसके लिए भी एक इम्तहान से कम नहीं था, और ये बात भी यारम बहुत अच्छे तरीके से समझता था। रोयाम को बड़ी मुश्किल से सक... रोयाम को बड़ी मुश्किल के साथ कुछ खिलाने में कामयाब होते हुए अब वो पैकिंग की तरफ आई थी। थोड़ी ही देर में वो अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि इसने हिसर को भी बुला लिया था, क्योंकि हिसर ने इन्हें घर लेकर जाना था। ना जाने क्यों हिसर ने यारम की गाड़ी यहीं अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी करके रखी हुई थी। हालांकि यारम अभी ड्राइव नहीं कर सकता था, या फिर वो इससे छुप छुप कर ड्राइविंग भी कर रहा था। ये आदमी एतबार के लायक तो हरगिज नहीं था। हाँ, वो इस मामले में अपने शोहर पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती थी। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इसे सुकून से बैठने के लिए कह दें और वो बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाए। यकीनन यारम कुछ न कुछ तो करता ही होगा। घर पर तो इसे खैर घर पर तो इसे खबर नहीं होती थी। अस्पताल में भी वो न जाने कितनी देर घर पर तो इसे खबर नहीं होती थी। अस्पताल में भी न जाने वो कितनी देर बाहर गया था। कल रात को इसकी आंख खुल गई जब यारम को अपने पास ना देखते हुए इसने कमरे की लाइट ऑन की, तो सामने सोफे पर इसे दर्क लेटा हुआ नजर आया था। और फिर दर्क ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी ये बात छुपाने की कि यारम यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन वो भी रूह थी। अब तो वो इनकी रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। खैर, घर पर वो इसे कुछ नहीं देने वाली थी। हाँ, इसने सोच लिया था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस दफा वो यारम को अपनी मनमानी नहीं करने देगी। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो इसे कहीं नहीं जाने देगी। और अब इसने अपने इस फैसले पर कायम रहना था। वो गाड़ी से उतरते हुए अंदर भाग गया था, जबकि रुख मुस्कुराते हुए इसके पीछे पीछे आ रही थी। इस वक्त रोयाम काफी से ज्यादा ही खुश लग रहा था। बल्कि खुश क्या था, वो तो गाड़ी में आते हुए भी पता नहीं क्या क्या गुनगुना रहा था। खैर, इसके चाइनीज गाने यारम को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन सोनू को खूब समझ में आ रहे थे, क्योंकि सोनू भी रूह की गोद में गोल गोल घूम रहा था। खैर, इसे तो रोयाम के साथ बस मस्ती करने का मौका चाहिए था। वो हर हाल में रोयाम के साथ मिलकर एंजॉय कर सकता था। इतना यारम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। घर के अंदर दाखिल होते ही रूह की पहली नजर साफ सुथरे लॉन्च पर गई थी। इसके लब अपने आप ही मुस्कुरा उठे थे। वाह मामू, आपने पूरा घर इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। आप यहाँ पर आते रहे हो क्या? मेरा मतलब है हमारी गैर मौजूदगी में आपने जिस तरह से पूरे घर को साफ सुथरा रखा है, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि घर साफ करते करते मुझे एक हफ्ता लग जाएगा। रूह खुशी से अंदर दाखिल होते हुए किचन की जानिब कदम बढ़ा ही रही थी। रूह, ये इसने नहीं, सारम ने।
میں نے کیا ہے یارم، آف کورس میری بھانجی گھر آ کر کام کاج میں لگ جائے، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں تھا، اسی لیے میں نے سارا کام کیا ہے۔ دیکھو کچن دیکھو کتنے اچھے سے چمکایا ہوا ہے میں روز آ کر تمہارے گھر کی صفائیاں کرتا رہا ہوں، کہیں کوئی تنکا بکھرا ہوا نہ رہ جائے۔ مجھے پتا ہے میری پیاری سی بیٹی کو ہر چیز صاف ستھری چاہیے۔ تم نے باہر ابھی لون نہیں دیکھا، وہ دیکھو تو تمہیں اپنے ماموں پر اور بھی زیادہ پیار آئے گا۔ وہ خوشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو روح کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ یارم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارم کا کریڈٹ لیتے ہوئے ہزر کو کون سا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے روح سے جھوٹ بول دیا تھا، خیر اس سے کون سا کوئی فرق پڑتا تھا، خرچ صاف تھا، اتنا ہی کافی تھا، اس کی روح کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے یارم کا کوئی ارادہ نہیں تھا گھر صاف کروانے کا، اگر یہاں خون کے دبے نہ ہوتے تو خون کے دبے دیکھ کر روح کو سچ پتہ چل جاتا اور پھر وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ اپنی روح کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے سارم کو اس گھر اسی لیے اس نے سارم کو اس کام کے لیے بلایا تھا، کیونکہ وہ ایک افسر تھا، ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھتا تھا، اسی لیے ایسے کاموں میں وہ سارم کو ہی آگے کر دیتا تھا، کیونکہ جو انسان چھوٹے سے چھوٹے داغ دیکھ کر اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا تھا، وہ چھوٹے سے چھوٹا داغ دیکھ کر اس کو صاف بھی کر سکتا تھا۔ یارم ادھر ہی رک جائے، اندر مت آئیے گا۔ وہ جو پرسکون انداز میں گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، روح کے کہنے پر فوراً ہی وہاں رک گیا تھا۔ جبکہ رویام کو اپنا لون واپس مل گیا تھا، وہ باہر ہی شونو کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ مین گیٹ بند تھا، جبکہ باہر لون میں ان کا بیٹا پورے گھر میں بھاگ رہا تھا۔ جب رخ تیزی سے کچن سے باہر نکلی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھے جنہیں تیزی سے اس کے اوپر سے وارتے ہوئے پتہ نہیں کون سی آیتوں کا ورد کر رہی تھی وہ۔ یارم مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ رخ بچے کی کیا کر رہی ہو تم؟ ہزر واپس اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہزر کو اندازہ نہیں تھا کہ رخ نے چینی کے ڈبے میں پیسے رکھے ہوئے ہوں گے۔ خیر یہ خاص کر پاکستانی عورتوں کی عادت تھی جو رخ میں موجود تھی، اس نے کبھی لیلا کو ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صدقہ اتار رہی ہوں، نظر بھی اتارنی ہے، ان پر کتنا برا وقت آیا تھا نا، اب ماشاءاللہ سے یہ ٹھیک ہیں، ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اللہ پاک کبھی ان پر اور کوئی برا وقت نہ لائے، سب کچھ ہمیشہ بہت اچھے سے چلتا رہے، ایسا وقت ہم پر دوبارہ نہ آئے، اللہ پاک میرے شوہر کو لمبی اور صحت والی زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے سر سے گھمائے جا رہی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے اسے سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور ذرا سی بات پر آمین ثم آمین کہہ رہا تھا۔ ہو گیا رخ، اب میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی اس پر پھونک مار گئی تھی، جبکہ اس کے پھونک مارنے پر وہ آہستہ سے اس کا گال چومتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف روانہ ہوا تھا۔ تو رخ نے فوراً پلٹ کر پیچھے ہزر کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی شرمندہ ہوتا یارم کے ساتھ ہی اس کے پیچھے نکل پڑا تھا۔ اللہ یہ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں، حد ہوتی ہے۔ رومی میرا بیٹا ادھر آؤ، ماما آپ کی بھی نظر اتاریں گی اور شونو کی بھی، میرے گھر کی کسی فرد پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ یارم کو کوستے ہوئے وہ باہر نکلی تھی جب رویام بھاگتے ہوئے اس کے سامنے رکا، جبکہ شونو بھی اسی کے انداز میں اوپر کی طرف دیکھتا اس کے گھومتے ہاتھ کی طرف فوکس تھا۔ ان دونوں کی نظر اتارنے کے بعد اس کا ارادہ یہ پیسے ہزر کو دینے کا تھا تاکہ وہ کسی غریب کو دے سکے، اور پھر اس نے اپنے پیارے سے لاڈلے بچے کے لیے کھانا بھی تو بنانا تھا۔ ہسپتال میں تو اسے ایک دن بھی اچھا کھانا نہیں ملا تھا، کیونکہ اسے صرف اپنے ماما کے ہاتھ کا کھانا ہی یمی یمی لگتا تھا، اور یارم کے لیے بھی اسے پرہیزی کھانا بنانا تھا، یعنی کہ اس کا دن مصروفیت میں ہی گزرنے والا تھا۔ ہے یہی مصروفیات اس کی زندگی تھی جس کے ساتھ وہ خوش رہتی تھی۔ بہت اچھا ہوا یارم کہ تم گھر واپس آ گئے، اب کم سے کم تم گھر سے نکل تو سکتے ہو نا۔ ویسے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو بلیک منی والا کیس ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تم نے بولا ہے کہ ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں کا ایڈریس ہمیں اس گنجے نے دیا ہے، لیکن میرے حساب سے ہمارا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، فضول میں پنگے لے رہے ہیں، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں فضول چیزوں میں پڑنا چاہیے، اور ویسے بھی ہم نے یہ بلیک منی وائٹ منی والا کام کبھی نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے اس چیز میں، ہزر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے یارم نے مسکراتے ہوئے اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ پر منتقل کی تھی۔ انٹرسٹ نہیں ہے تو انٹرسٹ لے لیتے ہیں، یقیناً تم بھی کہہ رہے ہو کہ اس کام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن یہ کام اپنے آپ ہی ہمارے سامنے آیا ہے، انڈر مافیا بھی جانتا ہے کہ ہم بلیک منی وائٹ منی کے چکروں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی کبھی پڑیں گے، لیکن شارف کو آدھی رات کو کال آتی ہے، کوئی بتاتا ہے کہ معاملہ بہت سنگین ہے، بات قتل و غارت پر جا رہی ہے، معصوم لوگوں کی
मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कॉल किसकी थी हमें नहीं पता, लेकिन इसने ये कहा कि मासूम जाने खतरे में हैं और डेवल को ये बात पता होनी चाहिए। वो जो कोई भी था जानता था कि इस केस की तरफ हमें मुतवज्जो करने के लिए इसे हमें ये बताना होगा कि खतरा मासूम जानू को है। वो जो कोई भी था वो चाहता था कि हम इस केस में इंटरेस्ट लें। थोड़ी सी मालूमात निकाली है शारफ ने। यहाँ से पता चला कि ये लोग तकरीबन 5-6 महीनों से दुबई और अदर एरियाज में ब्लैक मनी एक्सचेंजिंग कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि ये एक्सचेंजिंग सिर्फ अंडर माफिया वर्ल्ड में हो रही है। क्या मतलब यारम? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। हिजर परेशानी से सीधा हुआ था। मेरे प्यारे दोस्त, ये माफिया का केस है, यानी कि ऐसे लोगों का केस जो हमारे अंडर ब्लैक मनी एक्सचेंजिंग कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में ब्लैक मनी एक्सचेंजिंग बहुत बड़े लेवल पर की बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, लेकिन अंडर माफिया वर्ल्ड में भी ये काम शुरू हो चुका है। ये बात हमें कल रात को ही पता चली कि इनके इस काम के पीछे यानी कि इस काम के पीछे 5 महीनों के बाद, जबकि पिछले 5 महीनों में हमारे लोग गायब हो रहे हैं। माफिया वर्ल्ड से गैंगस्टर को गायब किया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से 17 अलग अलग कंट्रीज के डॉन गायब हुए हैं। कुछ की लाशें बहुत बुरी हालत में मिली हैं और कुछ लोग सिरे से गायब हो चुके हैं। यहाँ दुबई से पिछले 5 महीनों में 7 गैंगस्टर गायब हो चुके हैं। 7 गैंगस्टर गायब हो चुके हैं। जानते हो इनकी लाशें कहाँ से मिली हैं? मिसेस से काइजान ने बताया था ना, हिजर फौरन बोला था। वो यारम की बात का मतलब समझना चाहता था, लेकिन यारम इससे मजीद उलझा रहा था। यानी कि ऐसे इलाके से जहाँ पर माफिया की तादाद सबसे कम है, ऐसे इलाके में बड़े बड़े गैंगस्टर्स मारे जा रहे हैं, और इन्हें मारा भी ऐसे जा रहा है कि इनकी आसानी से पहचान न की जा सके। दुबई से गायब हुए 7 गैंगस्टर्स मिस्र में मारे गए। इनकी लाशें पहचानी नहीं जा रही थी क्योंकि इनकी लाशें चूंटियां खा चुकी थी। इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों पर चीनी डाल दी गई थी ताकि इनकी शिनाख्त खत्म हो सके। ये काम हमने किया था हिजर, तुम्हें याद है? वैसे देखते हुए बोला तो हिजर हैरान सा इसका चेहरा देखने लगा था। यारम, ये 4 साल पहले की बात है जब तुम पर जानलेवा हमले हो रहे थे और हमें ये पता चला था कि इन लोगों का तल्लक इंडिया से है। हाँ, हमने इन्हें ऐसे ही मारा था और मलेशिया के डॉन अरबाज फतेही और फैजान फतेही को मारकर इन्हीं का गोश्त पकाकर इन्हीं के लोगों को खिला दिया गया था। अभी 4 महीने पहले हमने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मलेशिया के डॉन से हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ यारम, लेकिन अब इन बातों का क्या मकसद है? मकसद है हिजर, इन्हें मारा कैसे गया ये चीज़ मैटर करती है। 1 महीना पहले काइजान के आदमी रफील पर हमला हुआ। हमलावर ने इसे पकड़कर इसके पूरे जिस्म पर ब्लेड से वार किए और इसका प्लेटिंग स्टाइल यारम काज़मी की कॉपी था। पर सुकून अंदाज में खुद की तरफ इशारा करता वो खुलकर मुस्कुराया था। यारम, ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है ना, जैसे डेवल नाम रख लेने से कोई डेवल नहीं बन सकता, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा स्टाइल कॉपी करने से कोई यारम काज़मी तो नहीं बन जाएगा ना। इसे यारम काज़मी ही बनना है। इसे अंडर माफिया वर्ल्ड पर हुकूमत करनी है। अब की दफ़ा वो अपनी आवाज़ में शोर पैदा करते हुए इसे अपनी बात का मतलब समझाने लगा तो हिजर हैरान रह गया था। यारम, ये मुमकिन नहीं है, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है हिजर, मेरा माफिया सर्कल कमज़ोर कर दिया जाए, बल्कि मेरे माफिया सर्कल को जड़ से मिटा दिया जाए, मेरी हुकूमत में मौजूद हर वजीर का कत्ल कर दिया जाए, इसे गायब कर दिया जाए तो मुमकिन है, जैसे मैंने शुरू किया था। बिल्कुल इसी तरह 5 महीने पहले कोई और शुरू कर चुका है। हिजर, कोई है जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये जो कोई भी है, ये मेरा माइंड गेम यूज करके आगे बढ़ रहा है। बस फर्क सिर्फ ये है कि यारम काज़मी अपने बाप को मारकर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना है, और वो हिजर ने हैरत से पूछा था, और वो अपने बाप का बदला लेने आया है। अब की दफा यारम ने कहते हुए जोरदार कहका लगाया था। लेकिन कौन यारम? हिजर अब भी उलझा हुआ था, इसे देख रहा था। इसे ना यारम के कहके समझ में आ रहे थे और ना ही यारम की बातें इसके पल्ले पड़ रही थी। हाँ, ये सच था, वो सिर्फ इसके नक्शो कदम पर चल सकता था। यारम को समझना इसके बस की बात नहीं थी। वही जिसके बाप को मैंने मारा था। कंधे उचकाकर बोलने पर पड़ने वाले डिंपल इसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। 2176 लोगों में इसका बाप कौन था? हिजर ने खालसन औरतों वाले लड़ाका अंदाज अपनाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से पूछा था। हिजर, तुम बोर कर रहे हो, मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो इसे जाने का इशारा करते हुए बाहर निकलने लगा था, जबकि हिजर इसकी आधी अधूरी बातों पर अपने बाल नोचता इसके पीछे ही बाहर निकला था। अब तो जो भी हो जाए, यारम ने इसे नहीं बताना था कि वो किसके बारे में बात कर रहा था और इसने किसके बाप को मारा था। हाँ, लेकिन यारम की बातों में दम था। वो जो कोई भी था
वो यारम की स्ट्रेटजी यूज कर रहा था और आगे बढ़ रहा था, यानी कि वो इसे कॉपी कर रहा था। जो भी था दिमाग वाला था, और इस वक्त इसने अपने दिमाग को यारम कास्मी के दिमाग के बराबर लाने की कोशिश की थी, जो यकीनन इसके लिए बड़ा इम्तहान पैदा कर सकता था, क्योंकि वो जो कोई भी था यारम का दिमाग इस्तेमाल कर रहा था, वो भी यारम के ही खिलाफ, ये जाने बगैर कि सामने भी यारम कास्मी है, और यारम कास्मी के लिए कुछ भी करने से पहले यारम कास्मी की तरह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसने बाहर लॉन की तरफ आते हुए शाहरुख का नंबर मिलाया था, क्योंकि यारम के मुताबिक वो ब्लैक मनी वाले केस पर काम करने वाले थे, और अब तो इसे भी यही लग रहा था कि ये ब्लैक मनी वाला केस असल शुरुआत है। किचन में दाखिल होते ही अचानक ही यारम ने इसे पीछे से किचन में दाखिल होते हुए अचानक ही यारम ने इसे पीछे से थाम कर इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाया था। इसके लब्बों का बिखरता लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए रूह ने गहरी सांस ली थी। ओके अचिन इंस्टॉल, 10 मिनट का भी सब्र नहीं हुआ ना आपसे। वहाँ आराम से बैठ जाएं, आप एक बीमार इंसान हैं। वहाँ अस्पताल में तो मैं आपको आपकी मनमानियां करने देती थी, लेकिन यहाँ नहीं। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, निशान भी खत्म नहीं हो जाते जख्मों के, तब तक मैं पास नहीं आऊंगी। इतने भी पास नहीं आ सकती। वो इसकी बात काटते हुए सवाल करने लगा। तो रुख पहले हैरान हुई थी, तो वो मान गया क्या? बिल्कुल इतने भी पास नहीं आ सकते आप। दूर रहेंगे मुझसे, यहाँ 10 कदम के फासले पर। बल्कि आप बेड के भी दूसरे कोने पर सोएंगे और मैं दूसरे कोने पर। और कोई हुक्म? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो रुको जैसे दूसरा झटका लगा था। हाँ और है, मैं आपको परहेजी खाने बना के दूंगी, आप वो खाएंगे। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहेंगे। और यारम जैसे इसकी बात पर सर हिलाते हुए ओके बोला, तो रुकी हैरानगी बढ़ती चली जा रही थी। और कुछ नहीं, अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हैं। बस इतनी सी बातें मेरी मान जाएं, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो खुशी खुशी बोली थी। और रुक बेबी, नहीं बेबी, अरे नहीं रुक बेबी, और हाफ देख लो, या बाकी रात के लिए बचा के रखे हैं। और पाबंदियां लगा दो, जो जो करवाना है करवा लो। बल्कि ऐसा करना कि काबू में ही करवा लेना, क्योंकि रियलिटी में ये सब कुछ करने वाला मैं हूं नहीं। 10 फुट दूर, मैं 10 इंच दूर ना रहूं तुमसे, बल्कि मैं 10 इंच भी तुमसे दूर क्यों रहूं? मैं 1 इंच भी दूर क्यों रहूं? वो फासला समेटते हुए इसके बिल्कुल पास आ गया, और सचमुच में इसने 1 इंच की दूरी भी खत्म कर दी थी। और परसकून अंदाज में इसके लबों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से इसे चूम गया था, जबकि रुख अपनी सांसें रुकने पर एक लम्हे के लिए इसे दूर हटने ही लगी थी कि वो हाथ पीछे की तरफ लेकर ज्यादा चूल्हा बंद कर गया था। जबकि रुख को इसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, वो एक झटके में से अपनी बाहों में भरता किचन से निकल गया था। कैरम नहीं, अब आप क्या कर रहे हैं? रोयाम बाहिर है, आपको हो क्या क्या है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैरम प्लीज समझने की कोशिश करें। आप क्यों? वो परेशानी से न जाने क्या क्या बोलने वाली थी, जबकि वो इसे अपने रूम में लेकर आता, पैर की मदद से दरवाजा बंद करते हुए इसे लाकर बेड पर लिटा चुका था। तुम्हारा बेटा इस वक्त मसरूफ है बाहर खेलने में। इस वक्त इसके पास टाइम हरगिज नहीं है ये जानने का कि इसके मामा पापा क्या कर रहे हैं, और फिलहाल मेरे बेटे को मसरूफ ही रहने दो। अभी तो इसने अपने सोनू का घर भी ठीक करना है। वो क्या है ना कि सोनू के घर में जो सोनू के खिलौने थे, वो सारे कहीं गुम हो गए हैं। वो पूरे घर में सोनू के साथ इसके खिलौने ढूंढने में मसरूफ है, और हमारे कमरे में वो ढूंढ कर जा चुका है। यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। वो क्या है ना, तुम्हारा मासूम सा बच्चा अभी बहुत छोटा है। इस वक्त वो इस अलमारी के ऊपर चढ़कर देख नहीं सकता कि हो सकता है कि सोनू के खिलौने बाबा ने इधर ही छुपाए हों। इसलिए वो पूरे घर में सोनू के साथ मिलकर इसके घर की सारी चीजें ढूंढ रहा है। अब मिलने में टाइम तो लगेगा ही ना, और जाहिर सी बात है, जब तक वो ढूंढ नहीं लेता तब तक सुकून से नहीं बैठेगा। तुम्हारा बेटा बहुत सब्र वाला है, एक चीज के पीछे लग जाए तो आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल अपनी मामा पर गया है, सो इसे आराम से इसका काम करने देना चाहिए, और मुझे तुम बस प्यार करने दो। वो कहते हुए इसके लबों पर झुकता पूरी शिद्दत से इसे चूमने लगा था, जबकि रुख पूरी तरह इसकी बाहों में कैद हो गई थी। यार मैंने खाना भी तो बनाना है ना, मेरे रोमी ने कितने दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया, फिर आपके लिए परहेजी खाना बनाना है। आप बीमार, वो भी बहुत कुछ कह ही रही थी कि यारम दोबारा से इसके लबों को कैद करके अब अब वो पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुकता इसे चूम रहा था, इसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करते हुए। वो इसकी सांसें रोकने को था। आखिर 28 दिन के बाद वो अपने बेड पर अपनी बीवी के साथ था। इस वक्त इसके जज्बात हर किसी से इजाजत नहीं दे रहे थे कि वो रूह को दूर जाने की बात कि वो रूह को दूर जाने की बात करने दे। दूर जाना तो बहुत दूर की बात थी। इसके कंधे से शर्ट सुखाते हुए वो इसके गले से दुपट्टा भी निकलकर पीछे फेंक चुका था।
प्लीज यार, हम समझने की कोशिश करें। रूह हर थोड़ी देर में हल्की फुल्की मुजाहमत कर रही थी। डर था कहीं रोयाम सचमुच में सोनू के खिलौने ढूंढते हुए वापस यहाँ ना आ जाए, क्योंकि इसका बेटा सच में ऐसा ही था। एक दफा किसी चीज के पीछे लग जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। पूरे घर में अगर कहीं पर भी सोनू के खिलौने नहीं मिलेंगे तो वो वापस यहीं पर आएगा। रुख जानती थी, लेकिन यारम को वो कैसे समझाती, जिसके जज्बात इस वक्त पूरी तरह से बेलगाम हो चुके थे। अपनी शर्ट उतारते हुए वो फिर से इस पर झुकने लगा तो रुख ने आहिस्ता से इसके सीने पर इसके जख्म पर हाथ रखा था। यारम, ये जख्म कब भरेगा? वो परेशानी से पूछने लगी थी, जबकि इसके हाथ को थामते हुए वो अपने लबों से लगाता फिर से इस पर झुका था। तो मेरी बाहों में कैद हो जाओ, मेरा हर जख्म अपने आप भर जाएगा। वो दोबारा इस पर झुकते हुए हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ कर गया था, जबकि रूह पूरी तरह से इसकी बाजू में सिमटते हुए आपकी बार बिल्कुल भी मुजाहमत किए बगैर इसे इसकी मनमानी करने की इजाजत दे चुकी थी। गोदाम का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर कुछ अलग ही माहौल था। यारम ने कदम अंदर बढ़ाते हुए वहां मौजूद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। वो तेजी से इसके पास आए थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी तेज कदम उठाता हुआ इसके सामने आता अरबी में पूछने लगा था। मुझे यहाँ का पता किसी ने दिया था, शुभम नाम था इनका। मैं यहाँ इन्हीं के कहने पर आया हूँ। वो कहाँ मिलेंगे? मुझे उन्होंने कहा था कि मेरे बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन होगी और इसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इंसाफ ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। वो इन्हें देखते हुए बोला तो इन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा था, यानी कि वो इनके काम का आदमी था। अच्छा अच्छा, तुम्हें शुभम ने भेजा है, ठीक है आ जाओ। कागजात साथ लेकर आए हो ना? किसी को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आए हो और हमने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो आदमी इसे अंदर की तरफ ले जाते हुए सवाल करने लगा था, जबकि वो हाँ में सर हिलाता इसके पीछे आता इसकी बातों का जवाब देने लगा था। अच्छा, कब कब मिला था शुभम तुमसे? वो ऐसे ही यारम के जवाब से मुतमीन होते हुए पूछने लगे थे। तकरीबन 2-3 दिन पहले मिले थे। बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। वो कहाँ मिलेंगे मुझे? उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। और इन्हें देखते हुए बोला था। अंदाज ऐसा था जैसे वो स्पष्ट शक कर रहे हों। फिर एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और फिर इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। और अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात इसका इंतकाल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, शुभम ने तुमसे जो पैसों का वादा किया था तुम्हें हम पैसे जरूर देंगे। बस ये पेपर वर्क हो जाए, इसके बाद तुम्हारे अकाउंट पर हम थोड़ा सा काम करेंगे और फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। कितने पैसों का वादा किया है शुभम ने तुमसे? वो लोग यकीन कर चुके थे कि वो भी इनके काम का ही आदमी है, जबकि यार वही सोफे पर बैठता हुआ अनजान नजरों से इस जगह को देखता अपने आप को बहुत शरीफ जाहिर कर रहा था। वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और वो मुझसे वादा भी किया कि मुझे कोई तकरीबन 10,000 करोड़ की रकम देंगे मेरे बैंक अकाउंट में। वो सुकून से कहते हुए सामने टेबल पर पानी के गिलास को थाम चुका था, जबकि इसके मुंह से 10,000 करोड़ सुनकर वो सारे ही लोग एक दूसरे को देखते अगले ही लम्हे इस पर अपनी बंदूकें तान चुके थे। जबकि यारम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीछे सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाते हुए अपनी टांग दूसरी टांग पर मुंतकिल कर गया था। अबे क्या समझ के रखा है? अगर 10,000 करोड़ तुझे देंगे तो खुद क्या सड़क पर भीख मांगेंगे हम लोग? कौन है तू और कहाँ से आया है? तुझे ये बात कैसे पता चली? कहीं तू वही तो नहीं जिसने कल रात शुभम का कत्ल किया है? वो जैसे किसी शक के जहरे असर से सवाल करने लगे थे। क्यारम की मुस्कुराहट इनके हर सवाल पर गहरी होती जा रही थी। किसने मारा है शुभम को? वो पीछे की तरफ टेक लगाता परसुकून अंदाज में बोल रहा था। इनकी बंदूकों का रुख यारम के सीने की तरफ था, यानी वो इस अंदाज में इसे कत्ल करने का इरादा रखते थे कि इसके जिंदा बचने की चांसेस ही खत्म हो जाएं। डेवल डेवल ने मारा है इसे, पीछे से आवाज आई थी। और तुम्हें लगता है कि मैं डेवल हूँ? इसने आहिस्ता से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ ले जाते हुए एक छोटी सी डिब्बी निकाली थी। नहीं, तुम डेवल नहीं। वो अभी बोल ही रहा था जब यारम ने इस डिब्बी से ब्लेड निकाल लिया और सामने शीशे की में और दूसरा पैर सामने शीशे की मेज के ऊपर रखा था। जब सामने वाले ने हाथ को कांपता हुआ महसूस किया, इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। डेवल, वो लड़खड़ाते लहजे में कहता, अपने पिस्तौल का चैम्बर चलाने के बारे में सोच ही रहा था जब यारम ने एक ही झटके में अपना हाथ घुमाते हुए इसके पिस्तौल वाले हाथ को धड़ से अलग कर दिया था, इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते। यारम अपने दूसरे हाथ से वार कर चुका था। पल भर की ही देर में वहां मौजूद इन लोगों की हालत बिगाड़ने लगा था। न जाने क्या सुकून था इस काम में, ये चीजें भी मजा देती थी। इस वक्त तेजी से अंदर दाखिल होते ही जरूर शारिफ के साथ लैला ने भी फौरन अपने काम पर लगते हुए
इन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। अच्छा खासा खून खराबा हो चुका था, जबकि पीछे खड़े एक आदमी को शारिफ ने थाम कर वही कुर्सी पर बांध दिया था। इसकी आंखों के सामने ही लोग गिरते जा रहे थे और खून के अलावा इस कमरे में और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आई लव दिस कलर, आई लव दिस कलर। वो फखर से गिरने वाले अंदाज में पीछे को टेक लगाकर कमरे में अपनी की गई नक्श निगारी देखने लगा था, जबकि शारिफ को हमेशा की तरह घबराहट होने लगी थी और लैला को यहाँ गर्मी लगने लगी थी, और हमेशा की तरह हिजर ने अपनी हर तरह की हिस्स को सुला दिया था, क्योंकि ऐसे टाइम में हर तरह के जज्बात सोए रहे तो ही बेहतर रहता है इनके लिए। यारम ने आहिस्ता से शारिफ को इशारा किया तो अगले ही लम्हे इसने एक जोरदार मुक्का इसकी कुर्सी पर बंधे हुए आदमी के मुंह पर दे मारा था। बॉस कौन है तुम्हारा? कौन करवा रहा है तुमसे ये ब्लैक मनी का काम? इतना पैसा कहाँ से आया? स्मगलिंग से। हम अलग अलग मुल्कों से औरतें यहाँ लाते हैं और फिर उनको आके स्मगल कर देते हैं। वो ब्लैक मनी होता है जो हम तक आता है, फिर इस तरीके से हम इसे व्हाइट मनी करके इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के माहौल से वो अंदाजा लगा चुका था कि जिंदा बब भी नहीं बच सकता, इसीलिए अपनी जान बचाते हुए इसने फौरन ही सच बोलना शुरू कर दिया था। स्मगलिंग? और स्मगलिंग कहाँ हो रही है? दुबई में। हिजर एक झटके से मुड़ते हुए इसी सवाल करने लगा था। ये सब कुछ मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारा जो बॉस है वो इस वक्त जेल में है, जिसका जेल से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। हमें हर तरह के ऑर्डर्स जेल से ही मिलते हैं और हम वहीं से अपना काम करते हैं। हमारा काम बस इतना है कि हम आम मजदूरों को अपनी बातों में बहला फुसला कर ये काम करवाते हैं और फिर इनके नामों पर बैंक में करोड़ों जमा करवा देते हैं। वो पैसा इनके किसी काम का नहीं होता, इसीलिए हम इनको मारकर वो रकम लीगल करवा लेते हैं। इस तरह से ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील हो जाता है। वो लोग स्मगलिंग किस तरह से करते हैं ये मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि ये सारा पैसा स्मगलिंग का है। वो आदमी इन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि जहाँ हिजर कुछ कंफ्यूज था वहीं शारिफ भी इसकी बातों को समझने में मसरूफ था। जबकि लैला ने यारम की तरफ देखा था। जेल में बैठकर भी इसे सुकून नहीं है। खैर पता तो लगाना ही पड़ेगा ये कमीना है कौन, और जेल में रहते हुए वो सारा और वो जेल में रहते हुए वो स्मगलिंग कर कैसे रहा है। किंग कौन सा है इनका, गैंग कौन सा है इनका? टेबल ये काम मुझे दो। आई लव टू डू दिस, लैला ने इसे देखते हुए बोली, जबकि यारम ने कंधे उचका दिए थे। यू लव यू लव टू डू दिस। और वो हमारा जो ससुराली वहां पर बैठा हुआ है वो कुछ करने देगा? हिजर इसे घूरते हुए सारम की मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा था। देगा ना, क्यों नहीं देगा? पहले जरा इस आदमी को तो ढूंढ ले, इसके बारे में मालूमात निकाले, बाकी हमने क्या करना है सब देखा जाएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि इस आदमी को ढूंढना मेरा काम है? लैला ने परसुकून अंदाज में कहते हुए यारम की तरफ देखा था। अगर तुम चाहो तो हिजर इस मामले में तुम्हारे अंडर काम कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसको बिल्कुल भी नहीं मारोगी और ना ही कोई पर्सनल काम करवाओगी। इस काम के दौरान ना तो तुम्हारे नेल्स टूटने चाहिए और ना ही तुम्हारी हील्स खराब होनी चाहिए। वो सोफे से उठते हुए बाहर निकला तो लैला ने पैर पटक कर हिजर की तरफ देखा था, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। जब अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट दब गई थी, क्योंकि लैला की हील वाला पैर इसके पैर के ऊपर था। कमीने कहीं के, तुमने हमारी पर्सनल बातें भी यारम को बता दी। वो सारे बहाने मैंने रात में बनाए थे ताकि तुम रोमांटिक अंदाज में मुझे उठाकर लेकर जाओ, इसलिए नहीं कि तुम अपने दोस्त को ये सारी बातें बताओ। वो गुस्से से इसे घूरते हुए बोली थी। हाँ तो तुमने ये भी तो कह सकती थी कि ये सारी बातें यारम को बताने वाली नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ लाड कर रही हूँ, और वैसे भी जब लाड करते हैं ना तब इतनी गंदी शक्ल नहीं बनाते जितनी तुम बना रही थी। मुझे लगा ये काम ना करने का बहाना है, सब मैंने यारम को बता दिया। हिजर ने कहा था। गंदी शक्ल? तुमने मुझे गंदी शक्ल कहा? वो जैसे इसके अल्फाज को पकड़ गई थी। हिजर को समझ आ गया था कि लड़ाई लड़ाई में वो गलत लफ्ज इस्तेमाल कर गया है। मलका हुसैन के लिए इस तरह के अल्फाज इसकी रात को मुश्किल में डाल सकते थे, और वो इतनी ठंड में बाहर सुखने और वो इतनी रात में बाहर सूफे पर कैसे सोता? गलती से निकल गया था मेरे मुंह से, वो फौरन बोला। जब शारफ की आवाज आई थी, इसका क्या करना है? पूछो डेवल से। इसने पीछे बंधे हुए आदमी की तरफ देखा था। पूछ चुका हूँ, डेवल ने कहा है, इसे जिंदा छोड़ दो। हिजर पर सुकून अंदाज में जवाब देते हुए बोला तो लैला ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा था। वो आदमी भी हैरत से नहीं देख रहा था। जिंदा क्यों छोड़ना है? इस तरह के इंसान को हम जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? मैं डेवल से पूछती हूँ, वो कहते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि हिजर भी कंधे उचकाकर एक नजर से देखते हुए बाहर निकल गया था। जबकि वो आदमी भी यही सोच रहा था कि आखिर से जिंदा क्यों छोड़ा गया? सबको मार दिया गया था, खून की होली खेली गई थी यहाँ पर, लेकिन इसे छोड़ दिया गया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या इसकी मौत अभी नहीं आनी थी? वो हिलते जुलते अपनी रस्सियां खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा था, लेकिन ये काफी मुश्किल था। इन लोगों ने बहुत सख्ती से रस्सियां बंधी हुई थी। इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाता, बेहतर था कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो तो तब मुमकिन था ना तभी इसके हाथ खुलते। इन लोगों ने रस्सी इतनी टाइट बंधी थी कि जब तक कोई खोले ना वो खुल ही नहीं सकती थी। अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए इसने कुर्सी की अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए इसकी कुर्सी तक नीचे गिर चुकी थी, लेकिन रस्सियां खुलने में वो कामयाब ना हुआ था।